आज के हमारे इस समारोह में उपस्थित हमारे गुजरात के राज्यपाल महामहिम परम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हमारे कार्य में हमको बहुत उपयोगी होता है, ऐसे हमारे श्रद्धेय जितेंद्रनाथ महाराज जी, जो पीठाधीश्वर है श्री देवनाथ पीठ अंजनगांव सुरजी के, विशेष रूप से महिला उद्योजिका के रूप में जो फीकी की चेयरपर्सन है, उनको मैंने दिल्ली में कहा था कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसको देखने के लिए आप जरूर आइए। आज विशेष रूप से हमारे यहाँ उपस्थित है डॉक्टर पायल करोड़िया जी, हमारे अध्यक्ष अरुण लखानी जी, श्री राजीव हड़प जी, सभी हमारे ट्रस्ट के सम्मानीय मेंबर और उपस्थित सभी लक्षणों मानकर ट्रस्ट में कार्य करने वाले मेरे सभी भाई और बहनों, इस समय कुछ लोग ऊपर के हॉल में उपस्थित हैं और कुछ इसके नीचे में यह कार्यक्रम देख रहे हैं। जगह के कारण उनको नीचे बैठना पड़ा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज के हमारे कार्यक्रम में आचार्य जी उपस्थित हैं। हमारे आज तक के इस 26 साल के इतिहास में हमने समाज के अनेक क्षेत्रों के जिन लोगों का देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छा कार्य है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसे सेलिब्रिटीज को हम बुलाते आए हैं। और उसमें फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस से लेकर पत्रकारों तक बड़े बड़े लोग हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। आज आचार्य जी हमारे इसमें मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है। इनकी विशेषता यह है कि वो विशेष रूप से प्राकृतिक खेती, जिसमें मराठी में हम नैसर्गिक खेती बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कार्य करके हमारे देश को एक नया इतिहास दिया है। वो शिक्षक रहे, कुरुक्षेत्र जिले में उनकी बहुत बड़ी शिक्षण संस्था है, स्कूल है, और शिक्षक करके तो उनको मार्गदर्शन करने का नैतिक अधिकार हम सबको है ही, पर विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के बारे में उन्होंने जो योगदान दिया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती के बारे में नीतियां निर्धारित की है और आज सुबह हमारे वसंतराव देशपांडे सभागृह में किसानों के सामने उनका प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं आप सब टीचर से अनुरोध करूंगा कि टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव भी हुआ है कि आप आपके मोबाइल फोन पर आप मेरी सोशल मीडिया में जाकर उनका पूरा भाषण सुन सकते हैं। वो जरूर सुनिए और उसका उपयोग अगर आप सब लोगों ने गढ़चिरौली जिले में किया तो किसानों का खर्चा कम होगा और आमदनी दुगना होगी और हमारा गढ़चिरौली जिला और आदिवासी किसान सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। तो आप जरूर उसको आप सुनिए। हमारे यहाँ हमारे ट्रस्ट के बारे में जानकारी बताई गई है। वो लक्ष्मणराव मानकर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और विशेष रूप से जनसंघ का कार्य करते थे। महाराष्ट्र के विधानमंडल में जब 4 ही एमएलए थे जनसंघ के, उसमें वो भी एमएलए थे। बाद में एमएलसी भी रहे और बाद में जब 1977 में इमरजेंसी के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो भंडारा क्षेत्र से वो लोकसभा में सांसद के रूप में चुनकर आए और 5 साल पूरे करने के बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपना जो भी जीवन है वो संगठन के लिए और सामाजिक कार्य के लिए दूंगा और जीवन के आखिरी तक वो कार्य करते रहे। उनका जब देहांत हुआ
तो हम सब लोग आमगांव में उनके अंत्य संस्कार के लिए गए थे। हमारे लिए बहुत ही आदरणीय ऐसे हमारे उस समय के ज्येष्ठ कार्यकर्ता मनोहर शेंडे, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक रहे ऐसे नागपुर के विलास जी फडणवीस, और उस समय संगठन की भारतीय जनता पार्टी की धुरा जो संभाल रहे थे वो मेरे सहयोगी आदरणीय अरविंद शाहपुरकर, और मैं उनके साथ था। और मानकर जी का जब ये निधन हो गया, हम सब लोग दुखी हुए और हमें उनकी याद सता रही थी। तभी हमने ये तय किया कि हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन पर कार्य करते हैं, और इसलिए मानकर जी ने भी अपने जीवन में दलित, पीड़ित, शोषित और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। तो हमने उनके स्मृति में ये लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट की स्थापना आज से 26 साल पहले की थी, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आप सबके जैसे टीचर्स जो है, शिक्षक है, उनके कारण और लगातार ट्रस्ट में काम करने वाले शिक्षक, पर्यवेक्षक, हमारे ट्रस्टी और जनता का जो सहयोग मिला, उसके कारण आज हमने यशस्वी रूप से 26 साल पूरे किए हैं, और हमारी संस्था 1042 अभी अरुण जी ने बताई पहुंची है। 1200 हमारे टीचर्स है, पर्यवेक्षक है, और अब इनका सबका 4 दिन का प्रशिक्षण होता है। ये 4 दिन से यही है, और उस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समारोह है, जिसमें आपका और आदरणीय जितेंद्रनाथ महाराज जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। विशेष रूप से आपको विदित होगा कि हमारे जीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मार्गदर्शन हमारी प्रेरणा है। उन्होंने जो उनका सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है, ये चिंतन क्या है? उन्होंने कहा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन इन दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन अपना कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन ये हम सब की प्रेरणा है, और इसलिए केवल ये चिंतन भाषण के लिए नहीं है, तो जीवन में इस चिंतन के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बार अनेक रोड, ब्रिजेस, टनल मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, तो मुझे बहुत बार काफी गौरव प्राप्त होता है। उतने उसके लायक मैं उतना नहीं हूं। अभी 9 डॉक्टरेट्स, डिलिट्स मुझे मिली है, पर मैं अभी भी डॉक्टर नाम नहीं लगाता हूं। पर काफी बड़े प्रमाण पर ये जो लोगों का प्रेम मिला है, इसके पीछे हमारे वैचारिक प्रेरणा ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले एक विदेशी चैनल को, काफी दिन पहले मैं एक मुलाकात दे रहा था, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में आपने इतने रोड, ब्रिजेस, टनल, एक्सप्रेस हाईवेज बनाए हैं, तो सबसे अच्छा कार्य कौन सा हुआ है? तो उनको ये लग रहा था कि कोई रोड का, जैसे मुंबई में समुंदर में मैंने एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, आइकॉनिक ब्रिज है देश का नहीं, अब वर्ल्ड का। फिर मुंबई पुणे हाईवे बनाया था, फिर अभी बड़ी बड़ी टनेल्स बनाई है, कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी। तो उनको लगा कि मैं कोई इस बात का उल्लेख करूंगा। तब मैंने उनको कहा कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है, तो मैं जब मंत्री बना, तब हमारे देश में 2014 में 1.5 करोड़ लोग, जिसमें 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। जो साइकिल रिक्शा चलाते थे वो कुछ लोग, तो बंगाल में और झारखंड में और नॉर्थ ईस्ट में ये प्रथा थी कि अपने कंधे पर रिक्शे का जू रखकर उसको आदमी को ढोने का काम करते थे। और जो मार्केट में
जो गेहूं होगा, अनाज होगा, शक्कर होगी, लोहा होगा, सीमेंट होगा, वो कभी कभी उसका बोरा भी अपने कंधे पर रखकर वो चलते थे। जब ये देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ बदल होना चाहिए, तो मैंने इसमें आईआईटी के 3 आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों को बुलाया और मैंने कहा ये स्थिति नहीं बदल सकती। और उस समय हमने तय किया कि मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, इसका हमने बिल पार्लियामेंट में लाया। और जब बिल लाया तो मैंने उनको कहा कि चक्का मार्केट में जो आईएसआई स्टैंडर्ड के पार्ट्स होंगे वो जोड़कर ही ये ई रिक्शा बनेगा, तो इसकी कीमत 70-80 हजार रुपये रहेगी। बाद में ये मैंने अलाउ किया तो कंपनियां इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई, हमारे कानून को स्टे लाने की कोशिश की गई। मैं बड़ा आश्वस्त हुआ, तो मैंने भारत के अटॉर्नी जनरल को एक बार अपने घर बुलाकर कहा कि मुझे लगता है कि मैंने कोर्ट में आकर कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी, पर मंत्री आकर अपनी बात रखे, ये अभी तक हुआ नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो बोला आप चिंता मत करिए, पर मैंने उनको कहा कि ये मुद्दा रखिए कि ये शोषित है, पीड़ित है, दलित है। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि डोंट ब्रेक द लॉ, पर बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट। तब गांधी जी ने आगे ये कहा था कि जब आप कोई चीज गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति के हितों के लिए करती है तो वो कानून एक बार नहीं 10 बार तोड़ा तो भी वो जस्टिफाई है, न्यायपूर्ण है। ये बात गांधी जी ने कही थी। तो मैंने उनको कहा कि आप गांधी जी का उल्लेख करके ये बात कोर्ट के सामने रखिए, कोई धनवान व्यक्ति के इंटरेस्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं। तो जो आदमी को ढोने का काम करता है, जो सामाजिक शोषण है, आर्थिक शोषण है, उस प्रवृत्ति के खिलाफ उसको मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा हम दे रहे हैं। तो आप अपनी बात रखिए। और मुझे खुशी है कि हम वो मुकदमा जीत गए और आज देश में करीब 1.5 करोड़ लोग जो कंधे पे सामान रखते थे और साइकिल रिक्शा चलाकर लोगों को ढोने का काम करते थे, ये प्रथा लगभग बंद हुई है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा करने वाली सबसे बड़ी घटना है। और मेरे जीवन में ये काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आज हमारे गढ़चिरौली जिले में भी यही स्थिति है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसके बीच का भाग है। और ये जो छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक का भाग है, इसमें नक्सलाइट मूवमेंट बहुत जोरों पे थी, अनेक लोग शहीद हुए। और मुझे इसलिए याद है कि हर चुनाव में मैं हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए इस क्षेत्र में जाता था। और जब हेलीकॉप्टर से उतरता था तो 6 पुलिस मेरे आजू बाजू में खड़े रहते थे। मैं सभा में भाषण करता था और भाषण करने के बाद मुझे कहते थे कि चाय पीने के लिए रुको। तो एसपी आके मेरे कान में बोलता था, सर ये बहुत डेंजरस जगह है, आप जल्दी से जल्दी यहां से निकले, मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। ऐसी स्थिति थी। 6 बजे के बाद कोई गांव में रह नहीं पाता। और स्वाभाविक रूप से नक्सलवाद और ये जिस प्रकार की बातें थी उसमें बहुत से कारण थे, पर मैं तब से कहता था कि एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की जो भूमि है वह ऐसे बातों के लिए बड़ी सुपीक जमीन होती है। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि अनेक लोगों के प्रयासों के कारण लगभग नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है। उन गांवों में फिर से एक बार प्रगति और विकास की शुरुआत हुई है। और इसलिए मानकर ट्रस्ट के द्वारा हमने ये तय किया है कि ये पूरे ट्राइबल सेक्टर में, वनवासी क्षेत्र में हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास कैसे करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा और विकास के क्षेत्र में लोगों को कैसे प्रेरणा देंगे, उनको ये काम करने के लिए स्वयं रोजगार के रूप में अपने पैरों पर कैसा खड़ा करेंगे। और मुझे खुशी है
कि आज तक हमने सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया, 1 रुपए की मदद सरकार से नहीं ली। हमने समाज से मदद ली। हमने यह आह्वान किया कि एक स्कूल अगर चलानी है तो आप हमको 1 लाख रुपए का चेक दीजिए, और अगर जितनी स्कूल चलानी है उतनी आप हमें बताइए। और हमारे ट्रस्ट को ATG प्राप्त है और समाज के लोगों ने लगातार हमको सहयोग किया और उसी पैसों से ये काम अभी तक होते आ रहा है। और मुझे खुशी है कि जो लोग हमारे पीछे खड़े रहे उनने इस कार्य को बहुत मदद की है। अब प्रश्न ऐसा है कि 26 साल में हमारा जोर शैक्षणिक विकास तक था, क्योंकि हमारी मर्यादा थी। कोविड के संकट के समय में हमारे लिए बहुत मुश्किलें थी। अभी इनकी सबसे बड़ी शैक्षणिक समस्या ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ITI और स्किल डेवलपमेंट के लिए वहाँ कोई ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। और जो जिला स्थान पर व्यवस्था है वहाँ इतनी गरीबी है यहाँ कि ये बच्चे ना हॉस्टल में रह सकते हैं ना फीस भी भर सकते हैं। तो फिर हमने ये तय किया कि हम निःशुल्क, लगभग निःशुल्क हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए हमने वर्धा जिले में आरबी तहसील में एक वसति गृह बनाया। अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो होशियार लड़के हैं वो आगे आकर उनके लिए हम कहीं ना कहीं अच्छे तरह वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इसके लिए हम कोशिश करें। जैसे आज आचार्य जी आपने सत्कार किया, हमारे यहाँ मेरे मित्र रवि फडणवीस जी, आज नहीं है शायद यहाँ, उन्होंने यहाँ उनकी एक महिलाओं की शिक्षण संस्था, और यही गढ़चिरौली जिले से 85 लड़कियों को हमने नागपुर लाया, उनके हॉस्टल में रखा, और उसमें से एक लड़की का जो आपने सत्कार किया उसने भारत को मेडल मिलाकर दिया मलेशिया में जाकर, और उसका आज आपने सत्कार किया। इनका जेनेटिक ऐसा है, रफ और टफ, ये खेलों में बड़े आगे जा सकते हैं, इनमें क्षमता है, पर दुर्भाग्यवश इनको अवसर नहीं मिलता। और इसलिए हमारे विचारों की थीम यही है कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और मुझे लगता है कि इसी भाव से ये कार्य हो रहा है। अब थोड़ा प्रयास हमने किया, टर्नर, फिटर, वेल्डर का ट्रेनिंग देने की कोशिश की, मोबाइल फोन कैसे सुधारना, और धीरे धीरे किसानों के बारे में भी, जैसे आज आपने प्राकृतिक खेती का किया वो भी हम इनके पास पहुंचाएंगे, और वहां का उत्पादन कैसे बढ़े। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश में दूध में काम करने वाली 2 बहुत बड़ी संस्था है जिनको जागतिक स्तर पर मान्यता है। उसमें एक है अमूल और दूसरी है मदर डेयरी, दोनों गुजरात की है। और मैंने पीछे लगकर मदर डेयरी को विदर्भ में लाया है, और मुझे आज खुशी है कि मदर डेयरी का अभी 5 लाख लीटर दूध हर रोज इकट्ठा होता है और करोड़ों रुपए किसानों के पास पहुंचे हैं। और अब मदर डेयरी का सेंटर गढ़चिरौली जिले के भी गांवों में शुरू करने के लिए मान्यता मिली है। अब वहां से भी दूध की खरीदी होगी और बाजार भाव से ज्यादा अच्छा भाव मिलेगा। स्वाभाविक रूप से मदर डेयरी का नागपुर में 450 करोड़ का एक प्लांट भी तैयार हो रहा है, और पशु खाद्य का भी यहाँ प्लांट तैयार कर रहे हैं। और जैसे 10 लीटर 15 लीटर की देशी गाय तैयार कैसे हो, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे गोट फार्म है, पोल्ट्री है, वैसा अभी मैंने उनको सुझाव दिया काऊ फार्म। और हमारे यहाँ जो गाय है वो देशी नस्ल की होनी चाहिए, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, दिवे साहब के यहाँ हमने पहली बार प्रयोग किया कि 1952 में गुजरात के गिर जाय की गाय जो थी वो ब्राजील गई थी, और उसको जो बूल हुआ उसका सीमेंस यहाँ के हमारे विदर्भ के गाय को देकर हमने उससे गोरी तैयार होगी, इसके बारे में कोशिश की। अब यह टेक्नोलॉजी आई है कि गोरा तैयार नहीं होगा, गोरी तैयार होगी। अब बेटी बचाओ अभियान की इसके लिए जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गई, 100% गोरी होगी। दूसरी ये योजना की विशेषता है
आपको सिंपल भाषा में समझना होगा तो टेस्ट ट्यूब बेबी, आपको पता है ना, जिनको लड़के लड़कियां नहीं होती है उनको जाकर वो जो बच्चा बाद में होता है उसके लिए टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसे अब टेस्ट ट्यूब गोरी आई है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर, गर्भ ट्रांसफर करके दिवे साहब के यहां 11 गोरी और गोरे 5-7 तैयार हुए हैं। और ये 2 लीटर के गाय से तैयार होने वाली गोरी है, ये 20 से 25 लीटर दूध देने वाली अब तैयार होगी। और आपके यहां एक गाय अच्छी होगी 20 लीटर दूध की, तो आपकी गरीबी क्यों रहेगी? तो अब धीरे धीरे हमको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मदर डेयरी का जो प्रकल्प है उसका उपयोग करके हमारे वहां के जिले की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करने के लिए उपयोग करना है। दूसरी बात, तांत्रिक और स्किल डेवलपमेंट में काफी कुछ काम हुआ है। उसके साथ साथ अभी आपने देखा वरह पालन, सुअर, उसको भी अच्छा हुआ। अभी ये छत्तीसगढ़ में, शायद हम तो शाकाहारी है, आचार्य जी भी शाकाहारी है, पर एक को लाल रंग का जिसका ये है, क्या बोलते हो कोमड़े को? कड़कनाथ। तो वो बड़ा ताकतवान है और पॉपुलर भी है। और हमारे नागपुर में सावजी मटन बहुत फेमस है। तो मैंने उनको सलाह दिया कि कड़कनाथ का सावजी मटन तो और टेस्टी होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हमने कोशिश शुरू की है कि हमारे गढ़चिरौली जिले में तालाब बहुत है, नदियां है, और उसमें झींगे होते हैं, प्रॉन्स, और हमारे यहाँ इसकी कीमत 8,000 रुपए किलो है। और विशेष रूप से सिंगापुर में और दुबई में इसकी कीमत 6 से 8,000 रुपए किलो है। अब हमने नागपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि गढ़चिरौली जिले के झींगे को पैकेजिंग करके, प्रोसेसिंग करके दुबई और सिंगापुर भेज के आपको डॉलर में उत्पादन मिलना चाहिए, ये काम हम शुरू करें। तो एक बार मेरा राजू जी से और हमारे सभी मंडल की दिवे साहब वेटरनरी यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, तो एक बार ये जो झींगे तैयार करने का जो काम है, ये विशेष रूप से हमारे गढ़चिरौली जिले में झींगे का उत्पादन अगर होगा तो डॉलर में बहुत बड़ी कमाई आपकी होगी। और ये भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में अब वेटरनरी यूनिवर्सिटी के सहयोग से हमको काम करना है। इसके सबके पीछे भावना यही है कि हमारी आर्थिक प्रगति और विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, आप सबको गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, और केवल आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्णता, आत्मनिर्भरता यह उद्दिष्ट नहीं है। आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्ण होना यह तो आवश्यक है ही, पर आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्ण होने के बाद हमारा समाज, हमारा व्यक्ति संस्कारित होना चाहिए। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, और जिसके आधार पर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छा व्यक्ति बनना भी उतना ही आवश्यक है। विवेकानंद जी ने यह कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। इसलिए पेट की तरफ तो ध्यान देना ही है, पर हमारे व्यक्ति के रूप में, संस्कारित रूप में हम अच्छे नागरिक बने, सुसंस्कृत नागरिक बने, सुशिक्षित बने, देशभक्त बने, समाज की सेवा करें और प्रगति और विकास के लिए निष्प्रभ रूप से काम करें और अपने टैलेंट को बढ़ाने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि हमारे यहां अमरावती यूनिवर्सिटी को गाडगे महाराज का नाम हमने दिया है। हमारे आदरणीय जितेंद्रनाथ महाराज जी उपस्थित हैं। अब हमने नागपुर यूनिवर्सिटी को विशेष रूप से संत तुकडोजी महाराज का नाम दिया है। और मैं अक्सर मेरे अनुभव से एक बात आपको बताता हूं कि मैं जब विद्यार्थी था तो संघ में और विद्यार्थी परिषद में हमको अच्छे अच्छे गीत सिखाए थे। तन से, मन से, धन से हम करेंगे राष्ट्र आराधना। ये जो शब्द है, संगीत, नृत्य, नाटक के आधार पर जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, उसके व्यक्ति के मन पर एक परिणाम होता है। और इसलिए मैंने अभी नागपुर में एक प्रोजेक्ट चलाया था कि करीब 1200 भजन मंडली को मैंने तबला, पेटी और झांझ दी और मैंने उनको आग्रह किया था, अभी मैं फिर 500 को देने वाला हूं
कि आप रोज रात को भजन गाइए। तो मुझे एक भजन मंडल ने बताया कि मेरा पति रोज रात को दारू पीकर आते थे, पर अब भजन मंडल शुरू होने के कारण अब वो दारू नहीं पीते, रात को झांझ बजाकर भजन करते रहते। ये बदल हुआ है। तो मैं हमारे सभी पदाधिकारियों को अनुरोध करूंगा कि इस बार 2 चीजें करिए। आप जहां स्कूल चलाते हैं वहां रात को सीनियर सिटीजन भजन गाए और कम से कम 25 गीत, आपके मोबाइल पर वो गीत आपको मिल जाएंगे जो राष्ट्रभक्ति के हैं, जो युवा मन के ऊपर संस्कार करने वाले हैं। वो बच्चों को वो गीत सिखाने का काम आप करिए। और इसलिए मैं पहले इसमें मैंने हर बार अपनी माँ के स्मरणार्थ में कुछ ना कुछ अपने शिक्षकों को देने का काम करता हूं। तो इस बार मैंने तय किया है कि मैं जो 50 स्कूल ऐसी होगी जो इसका अच्छा उपयोग करेगी, उनको तबला, पेटी और झांझ, इसका निर्णय तो हमारे ट्रस्टी बोर्ड करे, ये 50 सेट मैं इस बार आपको तुरंत दूंगा और इसका आप पूरा उपयोग करिए। दूसरी बात जो है कि अपने यहां अभी आचार्य जी, जमशेद जी टाटा पहले गढ़चिरौली आए थे और सुरजागढ़ में आयन हो रहे, और वो अपना टाटा नगर के बजाय यही अपना उद्योग डालने वाले थे, पर उस समय परमिशन नहीं मिल पाई। अभी वहां बहुत बड़ा आयन और के आधार पर उद्योगों की स्थापना हुई है। हमने इसमें इनिशिएटिव लिया, 5 से 6 हजार युवाओं को रोजगार मिला है। और परसों ही वो वहां के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय शुरू किया है। और मैंने उनको आग्रह से कहा कि तुम जब तक गरीबों के हितों के लिए काम करोगे, वहीं के लड़कों को रोजगार देंगे, तब तक हम तुमको सपोर्ट करेंगे, और तुमने ये नहीं किया तो तुमको हकाल देंगे यहां से। तो लगातार वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, रेडीमेड गारमेंट का शुरू किया है। तो इस बार हम पहली बार ऐसे गांव में जो हमारी महिला शिक्षिका है, जो अच्छा काम कर रही है और जिसको सिलाई मशीन चलती है, जो लोगों को सिखा सकती है, ऐसी 25 सिलाई मशीन उन सेंटर को भी मैं इस साल अपने तरफ से दूंगा। और टेक्नोलॉजी अब बहुत डेवलप हुई है। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। अभी मैंने एक लॉन्च की थी साइकिल, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली, पैडल मारने की जरूरत नहीं है। रात को घर में गए, एक सोलर पैनल ऊपर लगा दिया कि फुकट में स्कूटर जैसा घूम सकते हैं। तो इस बार पहली बार अपने 10 टीचर के नाम आप सिलेक्ट करिए, हम उनको ई साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल देंगे, ताकि उनको जाने की मोबिलिटी आसानी से उपलब्ध होगी। और ये उन्हीं को दे कि जो अच्छा काम कर रहे हैं। और हर साल मैंने चुने, और स्वयं रोजगार के काम में जो बहुत सी बातें हैं, उसके लिए अभी हमको कार्य की शुरुआत करनी है। हमारे युवा, जिनका आज आपने इस जो फिल्म दिखी उसमें देखा है कि उनने कैसे अच्छा काम किया है। हमें महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए स्वयं रोजगार का मार्गदर्शन करना होगा। और ये मार्गदर्शन करने के लिए बहुत से ऐसे काम हैं। अभी मैं नागपुर जिले में 2 प्रकल्प, हमने दिवे साहब ही काम देखते हैं। एक जगह पर अभी हमने रेडीमेड गारमेंट की जो कतरन निकलती है, उसके हमने बड़े बड़े गालीचे बनाए, बहुत सुंदर। अभी वो TVS स्कूटर वाले थे, वो मेरे पास आए थे, मैंने उनको एक प्रेजेंट किया और मैंने उनको कहा इसकी कीमत क्या होगी, तो उन्होंने कहा 40,000 रुपये होगी। मैंने बोला ये 400 रुपये में बनता है और अब 500 रुपये में बेचते हैं। आपको घर में सोने के लिए गद्दी की जरूरत नहीं, ऐसा वो है। तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि इस बार इस प्रकल्प से जो बनाए हुए 100 इस प्रकार के गालीचे अपने जो पर्यवेक्षक है उनको हम उस प्रोजेक्ट की ओर से वो भी प्रेजेंट करेंगे। पर मैं ये चाहता हूं कि आपके गांव में जो रेडीमेड गारमेंट की कतरन जिले में इकट्ठा करके उसको आप महिलाएं अगर वो चलाएगी, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके हमने हैंडलूम को भी तैयार किया है। नागपुर में इसका सेंटर है, अब उसके 3 सेंटर खोल रहे हैं। तो गढ़चिरौली जिले में अभी ये बनारसी साड़ी हम नागपुर में बना रहे हैं और अलग अलग प्रकार की साड़ियां बना रहे, अलग अलग प्रकार की चीजें बना रहे हैं ताकि उसको मार्केट मिले।
तो ये गढ़चिरौली जिले में भी 2-3 जगह पर प्रायोगिक तत्व पर शुरू करके ये नए रोजगार का साधन हो सकता है। एक तो डेयरी का काम, पोल्ट्री का काम, फिशिंग का काम, और उसके साथ वरहा पालन जो आप करते हैं, वो मुर्गी पालन जो करते हैं वो तो है ही। अब इसके बाद आगे बहुत सी बातें हैं। आप सब चावल लगाते हैं, और मैं चावल से जो राइस हस निकलता है जिसको तनस कहते हैं, हम भंडारा जिले में अभी उससे सीएनजी बना रहे हैं। उससे स्कूटर और गाड़ियां चलने वाली है। आपने अभी 1 डेढ़ महीने पहले देखा होगा कि पूना में मैंने बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल और स्कूटर को लॉन्च किया, वो सीएनजी पर चलती है। और मेरा सपना है कि गांव में अपना किसान आदिवासी अपना फ्यूल तैयार करे, पेट्रोल डीजल नहीं यूज करे, और उसकी स्कूटर मोटरसाइकिल और कार उसी पे चले। वो दिन अब दूर नहीं है। तो अलग अलग प्रकार में भविष्य में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। अब मैं हिंदी में और मराठी में शायद अच्छा नहीं बता पाऊंगा, पर 2 चीजें आपको बताता हूं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज, हम इसको ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। हम बदल रहे हैं। आप तंत्र ज्ञान को आत्मसात करिए, और इसलिए नॉलेज टू वेल्थ ये हमारी फ्यूचरिस्टिक विजन है, और इसका फ्यूचरिस्टिक इंप्लीमेंटेशन हमें करना है। तो पहली बात तो नॉलेज टू वेल्थ, और दूसरी जो बात है वेस्ट टू वेल्थ। नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मैं आचार्य जी को आज बता रहा था कि दिल्ली में पहाड़ है बड़े बड़े कचरे के। मैंने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अभी ये राइस जो तनस है उससे डांबर बनाया हमने, अब उससे सीएनजी बनाया, अब हवाई ईंधन बन रहा है, हवाई जहाज चलेंगे। तो राइस, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है। ये मेरी गाड़ी है, यहाँ आई मैं, ये पेट्रोल डीजल की नहीं है, दुनिया की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, उसमें चलती है टोयोटा की इनोवा। और ये गाड़ी पेट्रोल के तुलना में अगर करे, कभी नो पोल्यूशन, और पेट्रोल के तुलना में विचार करेंगे तो ये गाड़ी 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। आज 120 रुपए लीटर है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो मुझे आपको यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में स्ट्रेंथ क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और हमारी वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस का रूपांतर शक्ति में करना, और शक्ति का रूपांतर समृद्धता और संपन्नता में करके अपनी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करना, और सुखी, समृद्ध, संपन्न समाज बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, और हमारे जीवन को जो शोषित पीड़ित दलित है, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं, उनको समाज के मुख्य प्रवाह में लेकर आना, यही हमारा उद्दिष्ट है। और इसीलिए मैंने कहा था कि अंधेरा है तो चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। एक दीप से दूसरा दीप, दूसरे से तीसरा दीप, जलाते जलाते आप सब लोग इतने दीप गढ़चिरौली आदिवासी क्षेत्र में जलाए कि विकास का प्रकाश आप सबके घरों तक पहुंचे। अंधेरे में कोई नहीं रहेगा, सब सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेंगे। और हमारे फिर क्रीड़ा क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सब क्षेत्र में हमारे में से अच्छे अच्छे कार्य करने वाले भविष्य की जनरेशन के अनेक लोग तैयार हो, और हमारा समाज आगे जाए। यही भाव से मानकर ट्रस्ट का काम आज तक चलता आ रहा है, और जो यश मिला है वो आप सबके कारण मिला है, और इसलिए जनता के आशीर्वाद के कारण मिला। और आपका ये एक व्रत है। आपको, मुझे पता है कि आपको गवर्नमेंट का स्केल नहीं मिलता, आपको बहुत कम पैसे मिलते। मैं बड़ा आग्रही रहता हूं कि आप इनके तनख्वाह बढ़ाइए, पैसे बढ़ाइए, कैसे जीवन जिएंगे। तो निश्चित रूप से जितनी कोशिश करेंगे बढ़ाते जाएंगे, पर धीरे धीरे ये केवल हमारे लिए नहीं है,
हमारे तत्वज्ञान में एक बहुत सुंदर गीत मैंने सुना था कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे लगता है अपना तो संभालिए, अपना जीवन सुखी समृद्ध संपन्न करने की कोशिश करिए, पर इसके साथ जो समाज के गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दिव्यांग है, और एक बात भूल गया, कल मैं 25 सोलर पर चलने वाली ट्राइसिकल दिव्यांगों को देने का काम कर रहा हूं। नागपुर में हमने देश का पहला दिव्यांग पार्क बनाया। कभी अपने यहां जो दिव्यांग है उनकी एक बार आप, मैं इलेक्ट्रिक बस दूंगा आपको, उनकी ट्रिप यहां लाइए और अपने जिले में जितने दिव्यांग होंगे उनकी लिस्ट तैयार करिए और मुझे ला के दीजिए। मैं सबको सोलर पर चलने वाली ट्राइसिकल आपको दूंगा ताकि उनके जीवन में आनंद प्रस्थापित हो। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम होगा। मैं फिर से एक बार आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी प्रार्थना के ऊपर वो आए। आज उनका मार्गदर्शन आप सबको मिलेगा और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि उन्होंने जो हमारी प्राकृतिक खेती के बारे में, नैसर्गिक खेती, उसके बारे में आज जो भाषण दिया है वो आप लोग पढ़िए और सुनिए और उसके आधार पर गढ़चिरौली जिले में इसको कोई पैसा नहीं लगता। आप खेती में उसका प्रयोग करने के लिए आचार्य जी के मार्गदर्शन का उपयोग करके गढ़चिरौली के हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न बनाने की हम लोग कोशिश करें, यही आपको प्रार्थना करता हूं। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय नितिन जी। नितिन जी ऐसे व्यक्तिमत्व के